राम राम भाई सभी को। तो राकेश यादव की जो वीडियो मैं करा रहा हूँ, अभी जो सीरीज़ चल रही है अपनी राकेश यादव की जो बुक है 7300, तो उसके मैं ईयरली वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2011 के, 2010 के मैं करा चुका हूँ, 2012 से लेकर 2014 के जो भी HSSC में, SSC में, CHSL, जितने भी HSSC के एग्ज़ाम्स है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के, तो हर एक क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने से वीडियो पहले तो एक बात कहूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने का आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 131। पिछले क्वेश्चन में, पिछली जो वीडियो हमने 130 तक उसमें वीडियो में करा दिए थे, और जो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स किए गए हैं, इसमें चाहे फिर मिक्सर एंड एलिगेशन की हो, मिल्क एंड वाटर से रिलेटेड हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिक्स देखने को मिलेंगे हर एक वीडियो में। ठीक है, तो 2012 क्वेश्चन नंबर 131 तक भाई आप स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक ये वीडियो शेयर कर दी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 131 देख लो अपने पास। क्वेश्चन 131 क्या कह रहा है, 94 को हमने क्या करना, दो पार्ट में डिवाइड करना। 94 को दो प्रकार इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 5वां हिस्सा व दूसरे का 8वां हिस्सा 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो क्या करें, हमने 94 को डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, हमने मान लेते हैं A/B में, मतलब A और B में हमने 94 को बांट लिया, मतलब इनका जो सम है वो 94 के बराबर आएगा। ठीक है, तो पहले का कहा गया द फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट, मतलब A का फिफ्थ पार्ट एंड द 8th पार्ट ऑफ द सेकंड का 8th पार्ट का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 3:4 के बराबर आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा A बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू में B बाय में 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सिंपली यहाँ पे A डिवाइड बाय में B लिख दो भाई आप, A बाय में B। तो A बाय में B कर दिया हमने, तो ये 3/8 में तो न्यू का न्यू रहने दो, और इसके बाद जो 4/5 है ना, उड़ जाके आ जाएगा 5/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 ने क्या करो 3 तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिए 15, 8 चौक 32। तो जो A/B आई है हमारे पास है वो आई है 15 और 32 के बराबर। तो यहाँ पर हमने पता है कि जो A और B का जो टोटल है वो किसके बराबर है, 94 के बराबर है। तो हम इसको A को, या जो संख्या है मान लेते हैं इसको 15x 32x, तो 15x जमा में 32x इज इक्वल टू में 94 के बराबर होगा। तो 15 को अगर मैं 32 में जोड़ता हूँ तो बने अपने पास 47x दैट इज इक्वल टू 94। तो x की वैल्यू आएगी अपने पास, जो डबल पर चला जाए 47 दूनी 94 होता है, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 2 के बराबर। तो x की वैल्यू 2 आई, तो हमें पहली संख्या निकालनी है। तो पहली थी हमारे पास 15x और दूसरी थी 32x। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 15 गुणा में 2 जो कि हो जाएगी 30 के बराबर। और जो दूसरी भी निकालनी है तो क्या करते हैं, 32 गुणा में 2 जो कि 2 2 जा 4, 3 दूनी 6। तो 32 और 64 हमारे पास दो संख्याएँ आ जाएंगी, 32 नहीं सॉरी 30 और 64। तो संख्या क्या होगी हमारे पास 30 एंड 64। तो छोटी पहली वाली संख्या पूछ रही है तो हम 30 लिख देंगे, सिंपल सा आंसर था इसका हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132वां, तो यहाँ पर हमने 132वें में क्या करें, थर्ड प्रपोर्शन निकालें। तो हमारे पास जैसे A/B तीन संख्या है हमारे पास, A की वैल्यू यहाँ पे 0.8, उसके बाद 0.2, और इसी तरीके से हमने C की वैल्यू निकालेंगे। तो जो इसका रिलेशन होता है इसके साथ रिलेशन होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास B² इज इक्वल टू में AC के बराबर। B क्या होती है हमारे, A वैल्यू है, B वैल्यू है, C वैल्यू है। तो B का स्क्वायर कर देंगे 0.2 का हमारे पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू में A मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू में पता नहीं है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइड बाय में 0.8। तो ये पॉइंट हटा लो, देखो यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10 दो बार, और इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा 10 एक बार, तो 1 10 हो गया। तो 2 2 जा 4 बाय में 8 और नीचे 1 10 बच गया, तो 4 2 जा 8, तो 1 बाय में 20 बचा इसका, समझ रहे हो बात। तो 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर 1/20 को मैं डिवाइड करूँ तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0, फिर 0 आओगा, फिर ये 100 बन जाए, तो 20 पंजे 100। तो हमारे पास जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.05 के बराबर। ठीक है, सिंपली हमने कुछ नहीं करा, B² इज इक्वल टू में AC के बराबर हमने रखा है, उसके बाद अपनी वैल्यू निकल के आ गई है। या फिर जो इसका बेसिक तरीका मतलब क्या है, अगर जो A और B के बीच में रिलेशन है वही B और C के बीच में रिलेशन होगी, मतलब जो 0.8 और 0.2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, 0.2 डिवाइड बाय में जो C का रेशियो होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद 0.8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है 0.8 और 0. का जो रिलेशन है, जो रेशियो है वही 0.2 और
सी का रिलेशन आएगा। देखो भाई 133वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाया जाता है। दो कक्षा के छात्र थे, जैसे ए और बी, मतलब 10वीं और 11वीं के छात्र ला लो, तो उनको क्या करते हैं, मिला दिया जाता है और औसत अंक क्रमश 25 और 40 है। मतलब दोनों कक्षाएं, जैसे ऑन मिक्सिंग टू क्लास ए एंड बी, जो ए और बी में जो क्लास के बच्चे हैं, ए जो क्लास के बच्चे हैं उनके हैं 25 मार्क्स एवरेज, मतलब हर एक बच्चा 25 मार्क्स ले रहा है एवरेज एक, और बी क्लास में जो बच्चे हैं वो एवरेज जो मार्क्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं 40। मतलब बी क्लास में जो औसत अंक लेने की क्षमता है बच्चों की वो है 40, और दोनों को मिला के जो औसत इनका आता है वो आता है 30। तो मैं बताना है रेशियो स्टूडेंट्स ऑफ ए, भाई जो स्टूडेंट है क्लास ए में और बी में। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो मैं बताता हूँ सिंपल तरीका जो कि है मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए क्लास और बी क्लास। तो ए क्लास के जो बच्चे हों कितने मार्क्स ले रहे हैं 25, बी क्लास के बच्चे हों कितने मार्क्स ले रहे हैं 40, और दोनों मिला के कितने ले रहे हैं 30। तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपली माइनस करके लिख देना, आंसर अपना आ जाएगा। तो 30 में से 25 गया 5 और 40 में से 30 गया 10। तो जो ये रेशियो आएगी अपना कट जाएगी 1:2। तो जो ए की रेशियो आएगी, मतलब जो ए वाले बच्चे हुए हैं 2 और जो बी क्लास के जो बच्चे हैं वो हैं 1, तो 2:1 इसका हमारे पास आंसर आया, सिंपल सा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक सिंपल इसका मेथड जो करने का। दूसरा है इसका बेसिक तरीका जो कि मैं बताता हूँ। अगर मैं मान के चलूँ ए क्लास में बच्चे हैं x हमारे पास, और जो बी क्लास में जो बच्चे हैं वो है हमारे पास y, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये एवरेज वाला आपने पता होगा कि अगर हम एवरेज को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो ए क्लास के जो बच्चे उनके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 25x, जो 20 क्लास के जो स्टूडेंट हैं जो कि है हमारे पास y, और उनके जो एवरेज मार्क्स हैं 40, तो उनकी जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 40y इज इक्वल टू में टोटल एवरेज कितना इनका 30 का, और हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं x प्लस में y। ठीक है, ए क्लास के जो बच्चे हैं उनकी आगे टोटल मार्क्स, बी क्लास के जो बच्चे होंगे इनके टोटल मार्क्स, और जो दोनों का एवरेज था, और यहाँ पर हमने टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई हुई हमारे पास टोटल मार्क्स के बराबर, तो इनका सम है इसके टोटल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 25x प्लस में 40y इज इक्वल टू में 30x प्लस में 30y के बराबर। तो यहाँ से देखो 25 यहाँ पे आएगा, 30x में से माइनस होगा तो ये बढ़ जाएगा सिंपली 5x इज इक्वल टू में 35 क्या करेगा वहाँ, सॉरी 30 है 30y वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा तो हो जाएगा 10y। ठीक है, x बाई में y की जो रेशियो बनेगी वो कितनी बढ़ेगी 10/5, जो कि आ जाएगा 2:1 के बराबर। ठीक है, x क्या था हमारे पास a के बच्चे और y क्या था हमारे पास b के बच्चे, तो 2:1। इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, बेसिक और अपने पास मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला मेथड भी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक फल विक्रेता बड़े मध्य व छोटे साइज के सेब क्रमश ₹15 में, ₹10 में और 5 के हिसाब से बेचता है। कुल बेचे गए सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए, तो एक सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो राकेश यादव करने बुक करने का भाई एक फ़ायदा, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ मज़ा आ जाए क्वेश्चन करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करें, एक तो 15 रुपये के सेब है हमारे पास, रुपये लिख लेता हूँ। एक तो 15 रुपये के जो सबसे बड़े सेब हैं, उसके बाद 10 रुपये वाले सेब, एक 5 रुपये वाले। ये भी हमें पता होगा जो 15 वाले हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो 10 वाले उनकी कम क्वालिटी होगी, और 5 वाले की थोड़ी ख़राब क्वालिटी होगी। ठीक है, कुल बेचे गए सेब की जो रेशियो है, बेचे गए सेब मतलब सोल्ड एप्पल लिख देते हैं यहाँ पर, सोल्ड एप्पल जो सेब हमने बेच दिए वो कितने, मतलब 15 रुपये वाले हम मान के चल रहे हैं, 3 सेब बेच दिए हमने, 10 रुपये के हमने 2 सेब बेच दिए, और जो 5 रुपये वाले हमने सब में गणे 5, क्योंकि जो सस्ता होता है उस में ज़्यादा बिकता है। समझ रहे हो बात को। अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई है एप्पल को बेचने के बाद, 15 रुपये के हमने 3 सेब बेचे हैं, तो हमारे पास टोटल कितने रुपये बन गए, 15 × 45 रुपये। उसके बाद 10 रुपये के हमने 2 सेब बेचे हैं, तो हमारे पास 20 रुपये बच गए इसके, क्योंकि 10 दूनी 20। 5 रुपये के हमने 5 सेब बेच दिए, तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट बनेगी 25 रुपये के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ गई कि 45, 20 और 25। तो हमको यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो एक सेब की औसत कीमत ज्ञात करें। एक सेब की औसत कीमत, तो पहले तो हम निकाल दें कि हमने टोटल कितने के बेचे हैं सेब। तो 45 को 25 में जोड़ूंगा मैं, तो ये जाएगा 45 और 5 50 और 20 70, 70 और 20 90 के बराबर। तो हमने जो टोटल सेब बेचे हैं वो है 90 रुपये के। ठीक है, अब औसत निकालनी है, तो क्या करता हूँ, इसको औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल अमाउंट से नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, हमने कितने सेब बेचे हैं 90 रुपये के, 5 और 2 7 और 3 10, मतलब 90 रुपये के हमने 10 पेज बेचते,
10 सेब बेचे तो एक सेब की कीमत कितनी होगी 90/10, जो कि हो जाएगा 9 रुपीज़ के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपने समझ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 90/10 0 0 काट दो 9 आ जाएगा। सेब की 15 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 15 के 3 बेचे, 10 के 2 बेचे, 5 के 5 बेचे, अमाउंट आ गई। टोटल अमाउंट बनी 90। कितने सेब बेचे 90 में 9, तो हमारे पास एवरेज आ गई 9 रुपीज़ के बराबर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे को नहीं लगता आपको इसमें प्रॉब्लम आई होगी। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अपने पास 135वां। ठीक है, जैसे जैसे भाई आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाता जाऊँ, क्योंकि हमने बेसिक एक बार कर रखा है। जिसने नहीं कर रखा है मैं क्या करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से रेशियो प्रोपोर्शन की आप बेसिक पढ़ सकते हो। आईसीएस कोचिंग सेंटर के जो नोट्स मैंने आपको करवा रखे हैं। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 4:3, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं 4:3 के अंदर, और लड़कियों व अध्यापकों का अनुपात है 8:1 में। मतलब गर्ल्स का और टीचर्स का जो अनुपात है वो किसमें 8:1 में। तो छात्रों व अध्यापकों का अनुपात ज्ञात करें। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। स्कूल में जो रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो होता है 4:3। रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड टू द टीचर इज़ 8:1। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू द टीचर, मतलब बॉयज़ गर्ल्स मिलाकर तो स्टूडेंट्स हो गए, तो हमने क्या निकालना था, स्टूडेंट्स का रेशियो किसके साथ, टीचर्स के साथ। तो सिंपली कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर गर्ल्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पर गर्ल्स की वैल्यू 8 है, तो हमने यह सेम बनानी पड़ेगी। देखो B/G है हमारे पास 4/3 और G/T मतलब गर्ल्स और टीचर्स की रेशियो है 8/1। तो अगर मैं इसको 8 और 3 में देखो कॉमन देखो क्या है, 3 8 24। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास रेशियो बन जाएगी 8 चौके हो जाए 32, 3 8 24। देखो गर्ल्स यहाँ पे सेम, 8 3 24 यहाँ पे गर्ल्स सेम, और टीचर्स की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। ये भी यहाँ पे देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, बॉयज़ तो हो गए 32, गर्ल्स होगी 24। तो मैं यहाँ पर इनका स्टूडेंट का टोटल वैल्यू 32 और 24 हो गया अपने पास 56 के बराबर। और जो टीचर है वो हमारे पास क्या है, रेशियो 3 के बराबर है। समझ रही हो बात को, जो बॉयज़ का गर्ल्स के साथ और टीचर्स का है ये हमारे पास रेशियो है, ये 32:24:3। अब हमें पूछ रखा है कि टोटल स्टूडेंट का रेशियो टीचर के साथ, तो 32 और 24 हमने ऐड कर दी जो कि है 56 के बराबर, और टीचर्स का रेशियो हमने ऐसे का ऐसे रख दिया। अगर कुछ कटता है तो देख लो, नहीं तो आप ऐसे का ऐसे अपना आंसर हो जाएगा। तो 56:3 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, जो कि हमारे पास 135वें का आंसर है। ठीक है भाइयों, तो उसके बाद चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर अगले पर, जो कि अपने पास 136वां में नीचे कर देता हूँ एक बार। तो 136वें में देखो क्या करें हमारे पास, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू में यहाँ पे पूछ रखी है। सिंपली हमने इसमें कुछ नहीं करना, 36वें में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देनी है। तो आप इसका जो आंसर है मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया 136वां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 137। तो ये 137 क्वेश्चन जो है ना भाई, किरण की बुक में भी बिल्कुल एज इट इज़ है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि दोनों के दोनों जी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे सेम होते हैं। क्या कह रहा है, एक दूध या पानी मिले हुए दूध को 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है, 20% मुनाफा कमाता है। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है 9 रुपये प्रति लीटर, और यहाँ पर प्रॉफिट भी दे रखा है कि 20%। देखो प्रॉफिट दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। कॉस्ट प्राइस हमारे पास सिंपल मान के चल रहे 100%। तो देखो 100% कॉस्ट प्राइस है, मतलब लागत वैल्यू है, मुनाफा है 20% का। तो सेलिंग प्राइस में बता सकता हूँ कितना होगा, 120% होगा, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस जमा में प्रॉफिट, लागत मूल्य जमा में लाभ को जब अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस 120% है, यहाँ पे कह रहा है कि 9 के बराबर है। तो 120% इज इक्वल टू 9। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 9/120 गुणा में 100 के बराबर। तो सिंपली मैं वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पे, 3 चौके 12, 3 3 9, तो दैट इज़ इक्वल टू 30/4 के बराबर। तो स्कोर काट लेते आ जाएगा 2 2 4 15। तो 15/2 मतलब 15 का आधा हो जाए हमारे पास 7.5 रुपये। समझ गए बात। तो 7.5 रुपये आ गया हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें पूछ रहा है क्या 20% मुनाफा कमा लिया यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत ₹10 है, मतलब हमारे पास मिल्क है और जो दूसरी चीज़ मिला रखी है ना वो वाटर है। तो मिल्क की जो कीमत कह रहा है वो है ₹10 लीटर, और जो वाटर की कीमत हमें पता है, वाटर में पास यहाँ पे इंडिया में फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और जो हमारे पास जो उसके बाद मिला रहा है वो मिला जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब यहाँ पे बात सोच के देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा पढ़ दिया। लीटर शुद्ध की कीमत ₹10, तब मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात याद करना, दूध और पानी का अनुपात याद करना।
अब वो प्योर लीटर जो प्योर मिल्क है, बिल्कुल साफ़ मिल्क, शुद्ध मिल्क जो 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं और वो बेच रहा है 7.5 रुपये में, तो अपना घाटा तो करे नहींगा। तो उसने क्या किया, उसमें वाटर मिला दिया, जब जाकर उसने कम रुपये कम में बेचना शुरू किया। इससे क्या होगा, दो चीज़ फ़ायदा होगा इसमें। एक तो इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उसके बाद जो कस्टमर हैं उन वह भी खुश होगी, क्योंकि उसने 10 रुपये का दूध 7.5 रुपये मिला, लेकिन उन्होंने पता नहीं कि उसने उसमें पानी भी मिला रखा है। ये वो हमने पानी की अमाउंट निकालने की कितना मिला रखा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा माइनस कर दो। 10 में तो 7.5 गए, 10 में 7.5 गए तो 0.5 अगर इसमें ऐड करूँ 8, तो ये हमारे पास बचेगा 2.5 के बराबर। और 7.5 में तो 0 गए तो 7.5 के बराबर। तो 7.5 बटे में 2.5, तो हमारे पास रेशियो बनेगी 25 से कम 25, 25 दिए 75। तो 3:1 में हमारे पास मिलाया गया है वाटर, मिल्क और वाटर। मतलब अगर मिल्क की 3 यूनिट है तो उसमें वाटर की 1 यूनिट होगी। ठीक है, 4 यूनिट मिल्क वाटर में 3 यूनिट होगा मिल्क और 1 यूनिट होगा हमारे पास उसमें वाटर के बराबर। तो 3:1 हमारे पास इसका सिंपल सा साधारण सा आंसर अपने पास आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 138। 138वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट द प्रेजेंट इज 2:3। एक तो हमारे पास सुमित है और एक अपने पास प्रकाश। तो जो उनकी जो प्रेजेंट एज है, जो उनका जो रेशियो है वो है 2:3 के बराबर। द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 के। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। समझ रहे हो बात, नहीं बात ने समझ कर चलना। तो देखो ये भी बड़ा हमने पता लग रहा है, सिंपल सी प्रकाश है, सुमित छोटा है। तो जो 3x में था अगर 2x जाएगा, इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 6 साल के बराबर। मतलब जो प्रकाश है वो सुमित से कितना बड़ा है, 6 साल बड़ा है। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, या फिर प्रकाश सुमित से 6 साल बड़ा है। तो कैसे भी कह ले, तो सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, जमा में 6 कर दो और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 3x माइनस में 2x इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमारे पास आंसर आ जाए। तो 2 गुणा में 6 जमा में 6, नीचे क्या हुआ 3 गुणा में 6 जमा में 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 6 दिए 18, 18 और 6 8 6 14, जो कि हो जाए 24। तो अपने पास 6 दिए 18, 6 चौक 24, तो 3:4 के बराबर आया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो 3:4 हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं इसमें है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे अपना, जो कि है 139 अपने पास। तो 139वां क्वेश्चन भी भाई मैंने करा रखा है, तो एक मिनट फिर मैं इसका बेसिक सा बता देता हूँ, सॉल्यूशन आप अपने आप कर लेना। क्या करा था, नंबर टू बी एडेड टू द नंबर 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए ताकि नए संख्या समानुपाती बन जाए। मतलब ये कह रहा है कि हम ऐसी संख्या मतलब 7, 16, 43, 39 में क्या जोड़े कि सारी की सारी समानुपाती बन जाए। तो हम x मान लेते हैं कि अगर x जुड़ जाए, अगर मैं 7 में x जोड़ दूँ, 7 प्लस में x कर दूँ और रेशियो 16 प्लस में x किसके बराबर हो जाए, 43 प्लस में x बटे में 79 प्लस में x। ठीक है, ये रेशियो किस प्रकार दी है, 7:16 हमने बनाना है 43:79 के बराबर। समझ रहे हो बात ने, क्या ईवीस ने क्या 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 जोड़े, तो हमने मान लिया सारे हमने एक्स एक्स जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपने सिंपली, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी, जो मैंने पहला क्वेश्चन करा रखा है पहली वीडियो में 2010 सारे क्वेश्चन में, तो वो x की वैल्यू जो भी आएगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, इससे अपना भी हौसला बना है और आपकी भी सोल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 140। 140 में और देख लो, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में, तो क्या गया, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात 3:5 बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू आपने मेरे को कमेंट में बतानी है। ठीक है, ये 4x प्लस 4 है ना, तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7x प्लस में 4 है, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 21 और 4 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141। तो सिंपल क्वेश्चन भाई मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ही होता है इसमें और कुछ नहीं है। आगे क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात है 4:6:9। तो 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी।
तो पहली जो कक्षा में जो छात्रों का अनुपात है वह 4, दूसरी में 6, तीसरी में 9 के बराबर। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाएं तो अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? तो अगर हमारे पास रेशियो बन जाती है 7:9:12, कब हो जाती है? जब इसमें क्या होते हैं 12 छात्र ऐड हो जाएं, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। लेकिन देखो यहाँ पर 12 छात्र कह रहे हैं, लेकिन असल में हमारे पास जो या वैल्यू है या कितनी चेंज हुई है, एक बार मार्कर चेंज कर लिया आपने, ज़्यादा आइडेंटिटी। देखो 4 और 3 7, यहाँ पर 6 और 3 9, 9 और 3 12, मतलब 3 यूनिट इज इक्वल टू में 12 स्टूडेंट्स के बराबर है। 3 यूनिट्स इज इक्वल टू में 12 स्टूडेंट्स, समझ रहे? तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 3 चौके 12 या फिर 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू में 4 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 4। तो हमारे पूछ रखा है तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? कितने थे भाई? 6 और 4 10, 10 और 9 19 यूनिट। अब हमें यूनिट में तो आंसर बताना नहीं है, हमें पता है 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 19 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 19 गुणा में 4, 9 चौक 36, 4 एकम 4 और 3 7, तो 76 स्टूडेंट्स थे हमारे पास स्टार्टिंग में। 141 का जो आंसर रहेगा अपने पास हो जाएगा इसका बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 142। तो क्वेश्चन देखो कितने बढ़िया आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई क्वेश्चन कराने में। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 142 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें बीच बीच में वो मार्क कर दे रखे हैं ना, तो इसमें दिक्कत आ रही है। यदि एक कारखाने मजदूरों की संख्या में कटौती करे, पहला मजदूर कर रहे थे काम 15, ये फिलहाल में कर रहे हैं 11, ठीक है। कटौती किस टाइप में की गई? पहला मजदूर थे हमारे पास 15 मजदूर थे, लेकिन अब क्या करें 11 मजदूर है के अनुपात में हो, उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ाई गई हो। मतलब मजदूरों की संख्या घटा दी, लेकिन उनकी जो मजदूरी थी ना वो बढ़ा दी, तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे मार्कर अपना चेंज हो चुका है, मार्कर एक बार काला ही ले लिया स्टार्टिंग में। देखो यदि कारखाने मजदूरों की मजदूर हमारे पास थे वर्कर्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो वर्कर्स थे हमारे पास ओल्ड और न्यू। पहले कितने थे हमारे पास? 15, अब घट के कितने रह गए? 11। समझ रहे हो बात है? उसके बाद अगली वेजेस या फिर मजदूरी। तो मजदूरी पहले कितनी मिल रही थी? 22, अब कितनी मिल रही है? 25। अब ये बात सुनो मेरी, यहाँ पे आ गई मजदूरी भी इनकी, सॉरी वर्कर पर वर्कर के बाद जो टोटल वेज आएगी इनकी, वर्कर्स वेजेस का मतलब होता है भाई इनकी जो सैलरी होती है। तो 15 वर्कर ने दे रहे थे 22 रुपये वह, अरे नए जो है हमारे पास घट करेंगे 11 दे रहे हैं 25 रुपये। तो अगर मैं 15 को 22 से मल्टीप्लाई करूँ, 15 वर्कर को 22 रुपये दे रहे हैं, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने दे रहे हैं? तो 22 को क्या करते हैं हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूनी। देखो इसको करने का तरीका होता है एक सिंपल, अगर मैं 22 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो होगा 2200, बच कितना गया? 15 है ना, तो 22 ने 5 तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, एक आ गया, 5 दूनी 10 और 11, मतलब 220 में 110 और ऐड कर दो, बन जाते हैं 300 के बराबर, सॉरी 330 के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से 25 को 11 से मल्टीप्लाई, देखो 25 को 11 से करना, 25 न्यू लिख लो, एक आगे न करके बस 275। तो हमारे पास क्या है? देखो पहले तो हमारे दे रहे थे पैसे 330, ईब दे रहे हैं 275 के बराबर। जो रेशियो आई है हमारे पास, इसको क्या करते हैं हम काट के लिख लेते हैं। अगर मैं देखो 11 पे काटूँ, 11 3 33, 11 दूनी 22, बच गया 5, 11 5 55, फिर 5 पे काट 5 5 25, 5 6 के 30। तो जो रेशियो बनी पहले दे रहे थे हम 6, ईब दे रहे हैं 5, तो मतलब 6:5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखो क्या कर रहा है? 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 12:23, फाइंड द नंबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 3:5 में 2 नंबर है, तो क्या करें? यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, 9 घटा देंगे दोनों में, तो नया अनुपात बन जाए 12:23 का। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर मेरे को कमेंट में बताना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगा मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 144वां। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 144वां में इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, एक बार बढ़िया मज़ा आ जाएगा सवाल। क्या करें? ए और बी 2 मिश्र धातु हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनी है, ठीक है, सोने और तांबे के मिश्रण, जिनमें सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः 7:2 और 7:11 के में है। यदि ए और बी
को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो यह लाइन है देखो भाई, यदि ए और बी को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, यदि ए और बी को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, 2 बार पढ़ो लाइन यार, समझ जाओ। ए और बी को बराबर मात्रा में मिलाया गया और एक दूसरी बात पता लगी कि हम अगर पिंक में येलो मार्कर यूज़ करें तो लाल बन जाता है। तो 2 बात पता लग गई और जो भी बात पता लगे नोट कर लो। तो देखो ए और बी हमारे पास 2, तो जो ए को मिलाया वो मिलाया 7:2 में और दूसरा जो है उसको मिलाया 7:11 में। तो जो टोटल क्वांटिटी 7 और 2 9 और इसका 11 और 7 18। ये बात है कि दोनों को हमने सेम अमाउंट मिलाना है। ये भी सेम अमाउंट तो कोई नहीं, 9 है यो 18 है, तो सेम अमाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी भाई मैंने गलती दिया, ए हमारे पास याद आती है, बी याद है, और ये हमारे पास गोल्ड और ये हमारे पास कॉपर। ठीक है, गोल्ड और कॉपर, ए जो अलॉय है उसमें 7:2 में, बी जो अलॉय है उसमें गोल्ड है 7 में और कॉपर है 11। ठीक है, तो हमारे पास जो दोनों की दोनों जो ये गोल्ड और कॉपर है हमने सेम अमाउंट में मिलाने हैं। तो जो क्वेश्चन है, इफ़ इक्वल क्वांटिटी ऑफ द अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म ऑफ ए थर्ड अलॉय, जो हमारे पास दोनों अलॉयज थे इनकी क्या इक्वल क्वांटिटी हमने मेल्ट की, तो इक्वल क्वांटिटी बना लेते हैं। अगर ये 18 तो हमें ये भी 18 बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 18, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये गोल्ड हो गया 14 और कॉपर हो गया 4। यहाँ बी में हो गया गोल्ड 7 और कॉपर हो गया 11, तो 11 और 7 18, 14 और 4 18। तो हमारे पास इनकी गोल्ड की टोटल रेशियो क्या बनेगी, तो गोल्ड की हमारे पास रेशियो बनेगी 14 जमा में 7, 7 और 4 11 मतलब 21, और यहाँ पे 4 हो जाएगा कॉपर और 11 हो जाएगा यहाँ पे दी लोहे का कॉपर और 1 लोहे का कॉपर हो जाए 4, तो 11 और 4 15 के बराबर, तो 21:15 कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 7 21, तो 7:5 में हमें ये मिलाना पड़ेगा अगर हमें इसकी सेम क्वांटिटी लेने का चलना है। तो ए और बी की सेम क्वांटिटी ली, तो तीसरा जो लोहे मिलेगा हमारे पास बनेगा, उसमें जो गोल्ड होगा वो होगा 7 में और जो कॉपर होगा वो होगा 5 में। तो गोल्ड कॉपर की जो रेशियो होगी 7:5 में बनेगी। तो उसके बाद चलते हैं आप अगले क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन था पिछला भी अपने पास। तो उसके बाद भाई देखो क्वेश्चन नंबर 145, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आने लग रहे हैं आपके सामने, जो कि आपने पहले कभी भी नहीं करे होंगे। तो क्वेश्चन को हम हाईलाइट कर देते हैं और क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। यदि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, स्टार्टिंग में क्या था 60 लीटर दूध था, इसमें से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया 2 और बार दोहराई जाती है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो देखो सिंपल जो बच्चा होता है क्या करता है, देखो उन्हें मान लेगा भाई 60 लीटर दूध है, उसमें तो हमने 6 लीटर काट दिया, मतलब 54 लीटर रह गया, फिर उसमें 6 लीटर पानी मिला दिया तो मेरे पास 60 लीटर हो गया, फिर उसके बाद 6 लीटर दूध काट दिया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि अगर 54 लीटर प्योर दूध था, अब 6 लीटर उसमें पानी मिल गया, मतलब 60 लीटर तो दोबारा हो गया, लेकिन इसमें दूध और पानी दोनों के दोनों इकट्ठे हो गए। अब हमने 60 में नहीं बेरा, अब 54 लीटर तो हमारे पास दूध है और 6 लीटर हमारे पास पानी है। 54 लीटर दूध 6 लीटर पानी, अब इसके बाद दोबारा से 6 लीटर निकालेंगे, अब न्यू तो नहीं बेरा इसमें दूध कितना जाएगा और वो पानी कितना जाएगा, वो निकालने के लिए रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो ये वाला मेथड जो है वो लंबा हो जाता है थोड़ा, तो इसका हमने सिंपल सा मेथड तैयार करा है, वो मेथड क्या है वो बता देते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने ये देखना है कि भाई जो दूध निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 6 लीटर निकल रहा है, किस में से निकल रहा है 60 लीटर में, तो जो रेशियो निकल रही है 1/10 बन रही है, मतलब ये जो 10 है हमारे पास है टोटल मिक्सचर, और 1 क्या है हमारे पास -1 लिख कर चले, यहाँ पर -1 है जो दूध निकाल रहे हैं वो। तो ठीक है, जो पहली प्रोसेस है उसमें 10 था हमारे पास टोटल मिक्सचर, और जो निकालने के बाद 10 में 1 गया, मतलब बच कितना गया हमारे पास निकालने के बाद 9। उसी तरीके से सेकंड प्रोसेस में भी नहीं होगा, 10 था बच गया 9, तीसरी प्रोसेस में भी नहीं होगा, 10 था बच गया 9। कितनी बार रिपीट करें, यहाँ पे लिख रखा है देखो यहाँ पे क्या इसमें से 6 लीटर दूध निकाले उतना ही पानी मिलाया जाए, ये तो होगा फर्स्ट स्टेप, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल हो गया 3 बार, 1 2 और 3 बार, वो जो कि हमने लिख लिया। तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। दोबारा बता देता हूँ, 6 लीटर निकाला है कितने में था 60 में था, तो हमारे पास रेशियो आई -1/10, 10 हो गया टोटल मिक्सचर, -1 मतलब हम एक निकाल रहे हैं, तो 10 था 9 हो गया, दूसरी प्रोसेस में 10 था 9 हो गया, 10 था 9 हो गया। तो हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर क्या था, ये हमारे पास टोटल मिक्सचर, और ये मैं निकाला हुआ, निकालने के बाद प्योर दूध,
क्योंकि यहाँ पर देखो 10 में 1 निकाला, मतलब दूध बच गया 9, यहाँ पे दूध बच गया 9, यहाँ पे दूध बच गया 9। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारे पास प्योर मिक्सचर वो बनाया 10 गुणा में 10 गुणा में 10 मल्टीप्लाई करना ऊपर से लेके नीचे, तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10 मल्टीप्लाई साइन बीच में, तो ये हमारे पास आएगा 1000 निकल का। ठीक है, और ये कितना आएगा 9 9 जा 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 1 8 9 72, तो 729 के बराबर। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपने बात समझ में आ गई। अब ये बात क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था 1000 यूनिट था, लेकिन जो निकालने के बाद जो बचा है हमारे पास 729 बच गया है। समझ लो बात, ये हमारे पास प्योर दूध। अब इसमें हमने पानी कितना मिलाया, पानी अगर आपने निकालना है भाई पानी कितना मिलाया, तो 1000 में तो क्या करो 729 ना माइनस कर दो। ठीक है, 10 में तो 9 गया 1, अपने पास बच गया 9 में तो 2 गया 7, यहाँ पे 9 में 7 गया तो 271 बने हमारे पास पानी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देगा 60 लीटर दूध था स्टार्टिंग में, मतलब जो 1000 यूनिट है ना ये 60 के बराबर है, 60 लीटर के बराबर। तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, तो दूध की मात्रा क्या है 729, हमें पता है कि 1000 लीटर बराबर है, सॉरी 1000 यूनिट बराबर 60, तो 1000 यूनिट बराबर 60 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर आएगी 60 बटे में 1000। और हमें निकालना कितना प्योर दूध, जो कि हमारे पास 729, तो मल्टीप्लाई बाय 729। तो इसने जो सोल्व करोगे आप, सोल्व करने के बाद आपने देखना है कि सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो ये आंसर आएगा 43.74। तो 43.74 हो गया हमारे पास प्योर दूध, जब हमने 3 बार 6 लीटर काट लिया। ठीक है, अब कई जने क्या करें 6 बार 6 3 18, 8 में 18 घटा दो, हमारे पास प्योर लीटर आ जाएगा। तो 10 में 8 गया, 6 में 3 गया 5, तो इस तरीके से हम घटा देते हैं। तो इस तरीके से आपने नहीं करना है। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर होगा 43.74। इस क्वेश्चन दोबारा करना अगर आपने नहीं समझ में। इसमें अगर आप कह रहे हो कि एक छोटा फॉर्मूला बताऊं, तो जो मैंने अपने तरफ से एक तैयार कराया भाई, जो कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमारे पास जो वैल्यू आनी होगी ना प्योर दूध जो है यहाँ पर होगा, तो इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यू थी, जो कि हमारे पास 60 लीटर। अब जो हमारे पास घट रहा है ना, तो 1 माइनस में घट रहा हो तो माइनस में करेंगे, कितना घट रहा है 6 लीटर घट रहा है, हर बार कितने में से 60 में से, और प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रही है वो यहाँ पर हमने टाइम लिखना है, तो 3 बार रिपीट हो रही है तो 3 लिख देना है यहाँ पर। तो सिंपली जो प्योर दूध की अमाउंट बनेगी 60, ये 10 ही न काटेंगे 1/10, तो 1 माइनस 1/10 बचेगा 9/10 की पावर 3, तो 3 पावर हटा दें तो 3 बार इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो इस तरीके से भी अपना आंसर जो है 43.74 के बराबर ही आएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस तरीके से हमने बनाया है। कुछ नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू जो कि हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू 1 माइनस में, अगर हमारे पास घट रहा है मतलब हम 6 लीटर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास माइनस करके 6 बटे में टोटल अमाउंट 60, तो 1/10, तो 1 माइनस 1/10 9/10, पावर आओगी 3 क्यों आई, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोसेस है 3 बार हमने रिपीट करी है। तो ये 2 तरीके बता दिए आपने, जो सा भी आसान लगा उससे आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 146 के बराबर। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कह रहा है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 8:5 और 5:2 में अनुपात में है, तो किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाएगी जो रेशियो 59 से ही 3/13% हो जाए। तो एक बार हम तो पहले तो इसको परसेंटेज को सिंपल बना के लिख लेते हैं। तो जो परसेंटेज यह अपने पास 140 में यह अपने पास हो जाएगी 59 से ही, जो 3 से ही 13 दे रखा है, तो खोल के लिखोगे ना इसे 900/1300 हो जाएगा। तो इन्हें 100 या 0 काट दो 13/9, तो जो 13 है ना ये हमारे पास आएगा मिक्सचर टोटल, ये होगा टोटल मिक्सचर। और ये जो 9 आई है ये है हमारे पास दूध की मात्रा, द रेशियो इन विच द टू मिक्सचर मिक्स टू द गेट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 59 से ही 3/13 मिल्क, मतलब जो 9 अमाउंट है ऊपर वाली वहाँ मिल्क है, और ये टोटल मिक्सचर है, तो मिल्क ही हो गया 9 13 में से, तो वाटर बता सकता हूँ मैं कितना होगा, तो मिल्क हो गया 9 13 में से, 13 में तो 9 गई, 4 9 और 4 13 होते हैं, तो वाटर आ गया हमारे पास 4 में। ठीक है, ये मिक्सचर का हमें पता लग गया। तो 2 वेसल हमारे पास ए और बी, यहाँ पे मिल्क है और ये वाटर है। तो जो वेसल ए है उसमें जो मिल्क है वो 8:5 के अनुपात में है, जो वेसल बी है उसमें मिल्क और वाटर 8:2 के अनुपात में। भाई देखो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, यहाँ पे जो न्यू है मिक्सचर है, जो मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो हमारे पास 9:4 के बराबर है। ये जो तीनों वेसल है ना, तीनों वेसल का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। पहले जो तरीका है वो तो यूँ है,
पहले जो आपको सिंपल सा तरीका है वो बता देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास जो मिल्क की अमाउंट है जो पहले वेसल में वो कितनी होगी हमारे पास 8 बटे में 8 और 5 13, समझ रही हो बात, जो मिल्क की अमाउंट है। और जो वाटर की अमाउंट है ना, सॉरी मिल्क की ये लेके चलनी भाई इसमें सारे में, अगर हमने मिल्क का तो मिल्क लेनी, ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेसल ए में तो हो गया 8 और 5 13, ठीक है, 8 बटे में 8 और 5 13 इन दोनों का सम। उसके बाद जो वेसल बी में मिल्क की अमाउंट कितनी हो जाएगी 5 बटे में इन दोनों का सम, तो 5 बटे में 7। उसके बाद जो मिक्सचर है उसमें मिल्क की अमाउंट कितनी हो जाएगी 9 बटे में 9 और 4 13। तो बस सिंपली आपने माइनस करके लिख देना है, हमारे पास रेशियो आ जाएगी, ठीक है। मिल्क की लेनी है आप 8 बटे में 8 और 5 13, बी वेसल बी में 5 5 बटे में 7, और जो मिक्सचर में जो मिल्क की अमाउंट है वो है 9 9 और 4 13, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूँ तो 9 ही हो जाए 1 बटे 13 के बराबर, इसमें तो माइनस करने के बाद। और अगर सॉरी 9 बाई में 13 इसमें यू बढ़ा था तो इसमें वाला बढ़ा, तो 5 बटे में 7 में से अगर मैं 9 बाई 13 घटा दूँ तो 13 सत्ते मेरे ख्याल में है 91, तो 7 ने 13 13 5 हो जा 65, 13 सत्ते 91 7 नीम 63, तो ये जा 2 बटे में 91 के बराबर ये वाला, सॉरी 2 बटे में 91, ठीक है। तो इस रेशियो को सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं 91 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो 91 से 91 गया 13 सत्ते 91, तो रेशियो जो बनेगी 2:7 में। तो जो मिल्क है हमारे पास 2 रेशियो में, वाटर हमारे पास 7 रेशियो में, ठीक है, जो रेशियो आएगी अपने पास। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास पहला तरीका, ठीक है। सिंपली बस मिल्क लेकर चलना, या फिर वाटर लेकर चल सकते हो आप। 5 बटे में 13 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बटे में 7 हो जाएगा, और बीच में यहाँ पर 4 बटे में 9 और 4 13, 4 बटे में 13। तो इस तरीके से भी 2:7 ही अपने पास आंसर आएगा। और जो दूसरा तरीका वो बता दी। तो जो दूसरा तरीका देखो यहाँ पर भाई, जो मिल्क है वाटर है, वेसल ए वेसल बी और यहाँ पर मिक्सचर, ठीक है। वेसल ए में क्या था 8:5 में, और जो बी है उसमें 5:2 में, और जो मिक्सचर था हमारे पास 9 तो मिल्क था और 4 था हमारे पास वाटर। तो सिंपल सी बात है, तीनों जो वेसल होंगे ना ए बी और जो मिक्सचर है, तो इनमें तो सेम अमाउंट निकाल के मिक्सचर में मिलाया जाएगा, मतलब हमारे पास जो तीनों वेसल की जो अमाउंट है वो बराबर रहेगी। तो 8 और 5 13 ये होगा टोटल अमाउंट इसकी, 5 और 2 7 और 9 और 4 13। तो ये हमें सेम बनाने हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर इस 7 को 13 के बराबर बनाना, देखो 13 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 13 को 7 से और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, सारे के सारे बन गए 91। तो वेसल की अमाउंट सेम आ गई, तो इसको भी 7 से कर देते हैं, इनको 13 से कर देते हैं, इनको 7 से कर देते हैं। तो हमारे पास अमाउंट देखो क्या क्या बनेगी अभी यहाँ पे, जो यह है 7 8 56, 7 5 35, 13 दूनी 26, 13 5 65, 7 9 63 और 7 4 28। तो हमारे पास जो ए की जो वैल्यू बनी है वो बनी है 56, जो कि हमारा वेसल है उसमें 56:35 में मिल्क और वाटर हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर रेशियो निकालनी है, वो ये मेथड लगाना पड़ेगा। 56 वेसल ए में मिल्क लेके चलना है यहाँ पे, वेसल ए की में और 65 हो जाएगा मिल्क वेसल बी में, और मिक्सचर में कितना है 63। तो बात वही आ गई अपने घुमा फिरा के, 65 में 63 के 2, 56 में 63 में 56 के रह गए 7। तो 2:7 इस तरीके से भी हमारा ये आंसर निकल कर आ रहा है। तो जो पहला तरीका यूज़ करो चाहे तरीका यूज़ करो, बात अपने पास एक ही है, कोई सा भी आप तरीका यूज़ कर सकते हो। और मेरी मानो तो भाई जो पहले वाला तरीका हो थोड़ा सेव, थोड़ा सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके थोड़े इसी तरीके से, इससे छोटा कोई तरीका बना नहीं, अगर बनेगा तो आप बता देंगे आपकी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर 147। 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, द रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड स्टील आर 2:11 5:21 in what ratio proportion should the two be mixed so that the ratio of chromium to steel in the mixed type become 7:32। तो सिंपल सी चीज़ है जब हमारे को बता रखी है, तो हमारे पास रेशियो बताने है किस रेशियो में हम मिक्स करें, वट प्रोपोर्शन शुड द मिक्स टू। तो हमारे पास वो है, अगर मैं स्टेनलेस स्टील में सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम लेकर चलती हूँ बने 2 बटे में 11 और 2 13, ये यहाँ पर क्रोमियम हो जाए 5 बटे में 21 और 5 26, और मिक्सचर बनेगा इनका ये हो रहा मिक्सचर वाली अमाउंट या 7 बटे में 32 और 7 39। तो इसमें तो ये घटा के यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसका आंसर हो जाए। तो ये कमेंट में आपने बताना है मेरे को कौन सी इसका आंसर है, ठीक है। 147वां हो गया अपने पास। उसके बाद 148वां,
अगला क्वेश्चन भाई बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में 3:7 के अनुपात में किसकी आय, ए की, बी की, सी की, एनुअल है मतलब वार्षिक है, साल की है ये। तो हमें बता ए और सी की कुल वार्षिक आय है कितनी देर की है, हमने 3 और 2 5 8 लाख के बराबर। मतलब जो ए और सी की वार्षिक आय है, हम 1x मान लें, इसको 3x मान लें, इसको 7x मान लें, तो ए और सी का जो टोटल है 7 और 1 8x बराबर दे रखा है 8 लाख के बराबर, 2 और 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 8 लाख ने 8 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 1 लाख के बराबर। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, क्या है, बी की मासिक आय बतानी है। तो बी की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी अपने पास, 3x जो कि हो जाएगी 3 लाख के बराबर। 3 लाख ने क्या करें, मासिक निकालनी मतलब मंथली निकालनी, तो एक साल में 12 महीने, तो 12 से डिवाइड कर दो इसने अपना, 12 के डिवाइड करने के बाद 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 25,000 के आसपास इसकी 148 का जो आंसर बनेगा अपने 25,000 इसकी मासिक आय बन जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अपने पास। CHSL एग्जाम में पूछा गया था 21/10/2012 में। तो यहाँ पर अगला दे रहा है एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड वीर आर 3:2 वाइल द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3 इफ द एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव ₹1000 द एनुअल इनकम ऑफ अमित इज। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करा रखा है, लेकिन फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो जो इनकम है वो दे रखा है 3:2 में, ठीक है, अमित और वीर, ए और वी मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। While the ratio of expenditure is 5:3, while the ratio of expenditure is 5:3, 5 और 3 के रेशियो में, समझ गए बात है। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव ₹1000, अगर देखो भाई उनकी इनकम में से मैं अगर उनकी सेविंग हटा दूँ, हमारे पास इनके एक्सपेंडिचर बच जाएंगे। तो इनकम मैंने मान ली 3x इसकी अमित की, और जो वीर है उसकी मान ली इनकम 2x जो कि हमारे पास दे रखे हैं ये वाली। अगर मैं उनकी सेविंग्स घटा दूँ इसमें से दोनों 1,000 रुपये बचा रहे हैं, तो जो रेशियो बनेगी वो किसके बराबर बनेगी, उनके एक्सपेंडिचर के रेशियो के बराबर, जो कि है 5:3 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो एक्स की वैल्यू जो भी आएगी तो वो उनकी एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, तो अमित की हमें वार्षिक आय ज्ञात करनी है। तो हमारे पास अमित की जो वार्षिक आय 3x है, तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के अपने पास 2000 जो कि आपको निकालनी है। तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमित की वार्षिक आय 3 गुणा में 2000 जो कि आ जाएगी 6000 के बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, 6000 रुपये में काम ना चलता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है अपने पास 150, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी इन द रेशियो 3:2 इफ 1/3 ऑफ ए इनकम एक्सीड 1/4 ऑफ सी इनकम बाय 1000, व्हाट इज बी इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 150 भाई बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, ए और बी और वह बी और सी क्या है का अनुपात, मतलब ए रेशियो बी दे रखा है 3:2, वह बी और सी भी 3:2 में ही है। मतलब ए डिवाइडेड बाय में बी दे रखा है 3/2 और बी और सी इज इक्वल टू में 3/2। ये भी यहाँ पर देखो बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, तो सेम बनानी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई साइड में और 2 से मल्टीप्लाई साइड में। तो ये आ गई 6, यह आ गई 9, यह होगी 6, बी देखो बी सेम हो गया और सी की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर ए बी सी की रेशियो लिख देता हूँ मैं, जो कि हमने निकालनी थी, सिंपल सी थी। 9 रेशियो, बी की रेशियो हमारे पास है 6 और सी की रेशियो हमारे पास 4 के बराबर, ठीक है। तो ये आधा क्वेश्चन तो हमारे पास सोल्व हो चुका है। तो जो ये आ गई इनकी इनकम, तो इनकम इसकी मान लेता हूँ 9x इसकी 6x इसकी 4x के बराबर। ये अगले स्टेटमेंट दे रखी है, यदि ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय कितनी है 9x, इसका तीसरा भाग, ठीक है, का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग, सी की आय जो है, सी की आय हमारे पास 4x, इसका चौथे भाग से सी की आय के कहाँ है, सी की आय के, अरे कहाँ गया, सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज़्यादा, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो कितना है 1000 के बराबर, ठीक है। तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये काट देते हैं 3 3, तो ये कट गया, तो 3x माइनस में x इज इक्वल टू में 1000, तो 3 में x में तो 1x गया तो रहेगा 2x इज इक्वल टू में 1000। तो x की वैल्यू आप बता सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, किसने काटा 2 5 10, तो x की वैल्यू आ गई 500। ये हमने b की आय ज्ञात करनी, b की हमारे पास थी 6x, x की वैल्यू आ जाएगी 500, तो 6 5 30, तो 3000 रुपये आ जाएगी b की आय। तो 150 का जो आंसर हमारे पास हो जाएगा, आंसर इसका ए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 151। तो अगला क्वेश्चन भाई सिंपल सा 151। फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात है 5:3। फ्रिज की कीमत और टीवी की कीमत 5:3 में है। इफ़ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 5500 रुपये मोर देन द टेलीविजन देन द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। देखो हमारे पास कितनी ज़्यादा है भाई, यहाँ पर 2x जो की वैल्यू हमारे पास 5500 के बराबर दे रखी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5500 डिवाइड बाय में 2, तो 2 2 4, यहाँ पर 15 2 7 14, 2 5 10, तो 2750 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो अब हमें क्या निकालना है, 2750 x की वैल्यू है। देन द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, मतलब 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 गुणा में 2750 के बराबर, तो 5 0 0 5 5 25 5 7 35 और 2 37 3 5 2 10 और 3 13, तो 13750 आ जाएगी इसकी हमारे पास वैल्यू। तो 151 में का जो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है सामने वो आ रहा है सी के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 152 क्या कह रहा है, द रेट ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एग्जामिन्स इन एन एग्जामिन इन ए स्कूल इज 6:1। द रेशियो वुड हैव बीन 9:1 if 6 more examin had been successful। द रेशियो नंबर ऑफ एग्जामिन, सफल और असफल छात्रों का अनुपात है 6:1। सफल और असफल, ठीक है, कितनी रेशियो है, 6:1 में है ये। यह अनुपात 9:1 हो जाता, 9:1 हो जाता अगर 6 और छात्र सफल हो जाते। तो इस केस में जो सफल और असफल छात्र है, तो हमारे पास टोटल जो छात्र बनेंगे वो बनेंगे 7, यहाँ पर बनेंगे 10। ठीक है, मैं x मान लेता हूँ इनको। तो अगर यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे सफल छात्र सक्सेसफुल बाय मैं टोटल की रेशियो ले लेता हूँ, तो जो सक्सेस हुए हैं छात्र वो हैं 6x और हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास कितनी है 7x। समझ रहे हो बात को। ये आगे क्या कह रहा है, अगर 6 और पास हो जाते या फिर सफल हो जाते, तो अगर 6 और पास हो जाते तो जो रेशियो कितनी हो जाती 9:1। द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन मतलब जो पास हुए हैं, तो यह अनुपात 9:1 हो जाता। मतलब जो टोटल है हमारे पास 9 जो पास हुए हैं और टोटल हमारे पास कितने हो जाते 10, क्योंकि 9 और 1 10 टोटल ले रखे हैं हमने नीचे। तो अगर इसका हमने टोटल यहाँ पे टोटल लिया 7, तो यहाँ पे इसका भी हमने टोटल नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 6x प्लस में 6 बटे में 7x इज इक्वल टू 9/10 के हुए, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है आपने सिंपली। तो 10 गुणा होगा 10 ने 60 6 तक करो तो 60x प्लस में 60 इज इक्वल टू 7 9 63x, तो ये वहाँ जाकर माइनस करेगा 3x इज इक्वल टू में 60, x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 आएगी, तो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन आर, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन हमने पता करनी है जो कि कितने थे 7x, तो 7 गुणा में 20 जो कि आ जाएगा 7 दूनी 14 140 के बराबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन कितने हमारे 7x, x की वैल्यू 20 थी, तो 7 गुणा में 20 140। ये जो इसका एक और तरीका जो कि अपना तरीका मैंने अपने आप बनाएगा, तो वो तरीका और बता देता हूँ मैं जो आपको समझ में आओगा, अध्याय समझ में आओगा। क्या है, पहला जो रेशियो थी वो दे रही 6:1 जो कि पास हुए हैं, और जो उसके बाद 6 और ऐड होने के बाद क्या हुआ रेशियो, जिसमें मतलब 6 जो बंदे और हैं जो पास हो गए, ये अपने पास फेल वाले थे, तो 6 और ऐड होने के बाद जो रेशियो बनी थी वो बनी थी 9:1। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट थे 7 और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट थे 9 और 1 10। तो देखो हमारे पास पास बेसिक जो 6 पास और हो गए तो फेल में कमी हो जाती, मतलब टोटल स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर सेम रहेंगे। एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, उसमें से अगर 23 बच्चे पास हो रहे हैं 7 फेल हो रहे हैं, और अगला जो क्या है कि भाई अगर 26 पास हो रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल सी बात है 4 फेल हो जाएंगे, तो फेल होने की संख्या घट जाएगी, पास होने की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो है 26 और 4 30 और 23 और 7 30, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास सेम रहेगी। तो ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 10 है, टोटल स्टूडेंट हमने सेम बनाने पड़ेंगे। तो इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 10 से कर दूँ, तो क्या होगा, इसको 10 से कर दिया, इसको 10 से कर दिया, इसको 7 से कर देते हैं, इसको भी 7 से, तो 7 9 63, 7 एकम 7, इसको 10 ये हो गया और ये हो गया 60 के बराबर। ये भी यहाँ पे देखो पास स्टूडेंट कितने बढ़ रहे हैं, 60 से 3 बढ़ रहे हैं, मतलब 60 से 63 बढ़ रहे हैं, मतलब 3 बढ़ रहे हैं। तो और यहाँ पे कह रहा है कि ये यहाँ पे 6 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, मतलब जो ये 3 यूनिट है बराबर है 6 यूनिट की, जो 3 यूनिट है बराबर है 6 स्टूडेंट्स के, सॉरी, तो 1 यूनिट बराबर आएगी 2 स्टूडेंट्स के बराबर। तो जो भी हमने निकालना वो हम बता देंगे कि यहाँ पर ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स आर, मतलब टोटल नंबर ऑफ एग्जाम कितने थे 70। तो यहाँ पर 1 यूनिट ये यूनिट में आया है, 1 यूनिट बराबर है 2 के,
तो 70 मिनट किसके बराबर है 70 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7 दूनी 14 140 स्टूडेंट्स के बराबर। तो 140 स्टूडेंट इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सके थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 153वां। तो 153वां बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम का आपने ध्यान रखना। तो 1 किलोग्राम में आपको पता होगा 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, एक पेपर बंडल से भरा हुआ बक्सा 36 किलोग्राम का है, मतलब हम इसको ग्राम में ले लेते हैं तो 36,000 ग्राम का। ठीक है, टोटल वेट होगा 36,000 ग्राम। यदि बक्से और पेपर बंडल, बॉक्स हो गया और पेपर बंडल का वजन 3:22 में, मतलब 3:22, 3x मान लिया, इसका मान लिया 22x, तो टोटल वजन कितना होगा 25x इज इक्वल टू किसके 36,000 ग्राम के। तो x की वैल्यू मैं बता सकता हूँ 36,000 ग्राम बटे में 25। तो हमें क्या निकालना है 3 मात में। तो पेपर का वजन ज्ञात करें। तो पेपर क्या है हमारे पास 22x के बराबर, तो गुणा में क्या कर देते हैं 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आएगी और गुणा में कर देंगे 22। तो काट लेते हैं हम 5 पे काटते हैं, पहले 25 5 तो 35 5 दूनी 10 तो 72 आ गया। फिर 5 पे काट देते हैं तो ये कटेगा 5 एकम 5, 2 बच गया 5 चौक 20 और 2 बच गया 5 चौक 20। तो 1440 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये होगी 0 8 8 2, तो ये बन जाए 0 8 8 8 16 1 2 10 और 11 3, तो 31680 हमारे पास इसका आंसर आ जाए। तो 153वें का जो आंसर है अपने पास हो जाएगा डी। तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए भाई सारे के सारे फिलहाल में 2013 तक जो आए थे वो क्वेश्चन, 2012 तक जो भी जितने भी क्वेश्चन आए थे ये सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये सारे बंदे तक पहुंच सके। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो चल रही है, सारे की वीडियो मैं करा रहा हूँ राकेश यादव के जो क्लास नोट्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जो कि 154th क्वेश्चन। तो वीडियो में देखते रहना और शेयर कर देना। सभी धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।